तो कैसे हो बच्चों? हरिओम। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। सभी अपने अपने घर पर होंगे। उसके बाद में सारे प्रिकॉशंस वगैरह जो है वो भी फॉलो कर रहे होंगे। जिन भी बच्चों के घर के आसपास या फिर उनका खुद का घर क्वारंटाइन एरिया में है, प्लीज़ स्टे इन योर होम। अपनी अपनी प्रिकॉशन ठीक से रखो और घर के बाहर ज़्यादा इफ़ नॉट एनी बहुत ज़्यादा ही इमरजेंसी है, किसी काम के लिए जाना है तो ही घर के बाहर जाओ, वरना मत जाओ। ठीक है? दैट्स फॉर द आवर COVID-19 trend. Now we will come back on our topic. Today's topic is we will see and learn charts in Microsoft Excel 2007. ठीक है? अब Microsoft Excel 2007 में जो चार्ट्स है उसको हम यहाँ पे आज सीखेंगे, जिसमें हम फर्स्ट जाएंगे इंट्रोडक्शन से। ओके, एक बार हम फिर से वही सारी चीज़ें जो है वो रिपीट कर लेंगे और सीख लेंगे। यहाँ पे Microsoft Excel 2007 provides an easy and systematic way to represent text or numeric data in a tabular format. यहाँ पे क्या होता है, Microsoft Excel जो है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है Microsoft Excel 2007, लास्ट ईयर हमने वो यूज़ भी किया है। वहाँ पे हम हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो किस फॉर्मेट में सेव करते थे? वहाँ पे हम हमारी इंफॉर्मेशन टेबल्स में इन अ पैटर्न ऑफ कॉलम्स एंड रोज इस फॉर्मेट में सेव करते थे, जिसमें सेल्स रहते थे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, और वो जो सेल्स रहते थे सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते थे, जिसके वजह से टेबल्स में रोज एंड कॉलम्स जो है वो फॉर्म होते थे। ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है, वेरियस फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज हेल्प यू टू इफेक्टिवली एनालाइज द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द वर्कशीट। बहुत सारे फॉर्मूलाज और फंक्शंस है हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जिसकी वजह से हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको इफ़ेक्टिवली हम एनालाइज भी कर सकते थे और यूज़ भी कर सकते थे और स्टोर भी कर सकते थे हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसे। किसमें? वर्कशीट के अंदर। वर्कशीट क्या होती है? हमारी एक्सेल शीट जो रहती है ना, वहाँ पे नीचे लेफ्ट साइड में शीट 1, शीट 2, शीट 3 वहाँ पे ऐसे लिखा होता है। वो जो है पर्टिकुलर शीट्स, वो है हमारे वर्कशीट्स इन अवर एक्सेल। सो उन वर्कशीट्स में हम हमारे जो इन्फॉर्मेशन है उसे हम सेव करके रख सकते हैं ठीक से। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज Microsoft Excel 2007 provides you another powerful and easy tool which allows to represent the data in the pictorial form called charts। ठीक है? जो हमें पिक्टोरियल फॉर्म में एज अ चार्ट हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो चीज़ें है, वैराइटीज़ है, वो अवेलेबल करके देता है। Charts help you to compare and analyze the data in a more interesting, attractive and efficient manner, as it is rightly said that a picture is worth 1,000 words। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक पिक्चर जो है वो थाउजेंड्स वर्ड के इतना वर्थ है, उतना वैल्यूएबल है। एक सपोज एग्जांपल अगर हम लेंगे, अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसे लिखो जिसमें आपको 1000 वर्ड्स तक परमिशन है, 1000 वर्ड्स यूज़ करने की, जिसमें आपको इमेजिन करना है और ऐसे लिखना है ऑन द टॉपिक मानसून। ठीक है? या फिर ऑन द टॉपिक रेन, है ना, या फिर मानसून सीजन में जो सब तरफ हरियाली छा जाती है, ग्रीनरी रहती है सब तरफ, उसके बारे में लिखो। आपने बहुत इमेजिन किया, बहुत अपना पोएटिक व्यू जो है सारा ये किया, याद किया, और जितना हो सके उतना अच्छे से लिखने की कोशिश की, और उस 1000 वर्ड्स यूज़ करके जो हमने एक वो ऐसे लिखा है, उसके कंपैरिजन में अगर मैं मानसून सीजन का कोई एक बढ़िया सा ग्रीनरी सीजन वाला कोई ऐसा नेचर सीन वाला एक पिक्चर उसके कंपैरिजन में वहाँ पे रख दूँ, ठीक है, उस ऐसे के ऊपर एक पिक्चर वहाँ पे अटैच कर दूँ आपके फाइल में, तो
सबसे पहले जो रीड करने वाला है वो किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देगा, वो 1000 वर्ड्स रीड करने के लिए या फिर वो एक पिक्चर को देखने के लिए। आपके उस पूरे ऐसे में क्या लिखा हुआ है वो पूरा उसको एक आइडिया आ जाएगी, कंसेप्ट आ जाएगी बस उस एक पिक्चर को देख के। इसलिए ये माना जाता है, ऐसा बोला जाता है, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। ठीक है। सो जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो टेबल में टेबुलर फॉर्मेट में सेव हो रही है इन अ फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, सॉरी, रोज एंड कॉलम्स। तो वो एक थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाता है। बट अगर हमारा जो कंपैरिजन है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, उससे अगर हम पिक्टोरियल फॉर्म में शो कर पाए तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इसीलिए यहाँ पे हमें एक जो बढ़िया सा फंक्शन मिल रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वो ये है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है टेबुलर फॉर्मेट में सेव, हम उसे इन अ फॉर्म ऑफ पिक्टोरियल, हम उसे चार्ट के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके बारे में और हम सीखेंगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे है ऑप्शन दिया हुआ चार्ट टाइप्स। यहाँ पे हमारी हेडिंग है चार्ट टाइप्स। चार्ट टाइप्स हमने हमारे प्रीवियस जूम क्लास में सीखे हैं। अब यहाँ पे हम एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑफर्स अ वाइड वेराइटी ऑफ चार्ट्स which you can creating using the data entered in the worksheet. Depending upon the utility of the chart, it has to be first decided. ठीक है, एक बार फिर से सुन लो ठीक से, ये important point है। Depending upon the utility of the chart, it has to be first decided which chart type is more suitable for the data to be presented graphically। ठीक है, जो कि ग्राफिकली प्रेजेंट होना चाहिए। सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड चार्ट टाइप्स आर। ठीक है, इनमें से कुछ कॉमनली यूज्ड चार्ट टाइप्स है, वो कौन से है? फर्स्ट वन इज कॉलम चार्ट, सेकंड वन इज बार चार्ट, थर्ड वन इज लाइन चार्ट, फोर्थ वन इज एरिया चार्ट, फिफ्थ वन इज पाई चार्ट, सिक्स्थ वन इज एक्स वाई स्कैटर चार्ट, सेवंथ वन इज डोनट चार्ट, एट्थ वन इज रेडार चार्ट। ठीक है, अब ये चार्ट्स 8 टाइप्स के हमारे पास में है, जिसमें से ये जो सेकंड पॉइंट है, मैं फिर से एक बार रीड करता हूँ। ठीक है, मैं इस पॉइंट पे ज़्यादा प्रेशर दे रहा हूँ, क्यों? ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आप जो चार्ट यूज़ करना चाहते हो, जो शो करना चाहते हो, वो चार्ट आपका बनाने से पहले, यूज़ करने से पहले आपको एक आइडिया चाहिए, एक लॉजिकली आपकी थिंकिंग फिक्स हो जानी चाहिए कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, आपको किस चार्ट के फॉर्म में वो शो करना है। ठीक है, आपके पास ये 8 फॉर्म्स है, 8 चार्ट्स है, जिसके ज़रिए आप आपकी इन्फॉर्मेशन पिक्टोरियल फॉर्म में वहाँ पे शो कर सकते हो। सो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन किस टाइप से है, किस पैटर्न से आपको वहाँ पे शो करनी है, जिसके लिए आपको ये सारे 8 टाइप्स ऑफ चार्ट सीखने पड़ेंगे, जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो एक दूसरे के साथ में उन चार्ट्स को, और जो आपके टॉपिक को पर्टिकुलर टॉपिक को ज़्यादा सूट करेगा वो आपको चार्ट यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट चार्ट है हमारा कॉलम चार्ट। अब कॉलम चार्ट क्या है हम यहाँ पे सीखेंगे। Column chart is used to compare the values of 2 or more items in different categories। ठीक है, कॉलम चार्ट जो है वो यूज़ किया जाता है वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए एक दूसरे के साथ, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ को एक साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। इन दिस द कैटेगरीज आर ऑर्गेनाइज हॉरिजॉन्टली। यहाँ पे जो कैटेगरीज है वो हॉरिजॉन्टली शो होती है, ऑर्गेनाइज की होती है। हॉरिजॉन्टली मीन्स इन अ फॉर्म ऑफ ए स्लिपिंग लाइन। ठीक है, whereas their corresponding values are placed vertically, और उसी जगह पे जो उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ रहेगी। ठीक है, कैटेगरीज की जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ आपको वर्टिकली मीन्स इन अ स्टैंडिंग लाइन फॉर्मेशन में आपको वो चीज़ें दिखाई देगी।
ये हुआ हमारा कॉलम चार्ट। एक बार देख लेते हैं कॉलम चार्ट में जो कैटेगरीज है ऑर्गेनाइज हॉरिजॉन्टली। कैटेगरीज कौन सी है? इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, एफआईटी, मीन्स वो सब्जेक्ट्स के नाम जिनके मार्क्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये जो कैटेगरीज है ये आई है आपके हॉरिजॉन्टली वे में, ठीक है, हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड की हुई है। और जो सेकंड है करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आर प्लेस्ड वर्टिकली। अब इन कैटेगरीज की जो वैल्यूज है ये जो बार मॉडल में आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये कहाँ से आए हैं, ये कैसे स्टोर हुए हैं? यहाँ पे वर्टिकली शो जो है वो शो हो रहे हैं। ये हुआ हमारा कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट के बाद आएगा बार चार्ट। बार चार्ट में क्या है? बार चार्ट में भी सेम उसी तरह से इंफॉर्मेशन शो होगी और वो उसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा जिस चीज़ के लिए हमारा कॉलम चार्ट यूज़ होता है, ठीक है। कॉलम चार्ट में क्या है? जो कैटेगरीज है वो हॉरिजॉन्टली शो होगी और जो करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यूज़ रहेगी वो वर्टिकली शो होगी। और बार चार्ट में इसका अपोजिट होगा। बार चार्ट में कैटेगरीज जो है वो वर्टिकली शो होगी, ठीक है। ये जो कैटेगरीज है हमारे जो सब्जेक्ट्स के नेम थे ये कॉलम चार्ट में कहाँ थे? हॉरिजॉन्टली थे, बट बार चार्ट में कहाँ आ गए? वर्टिकली आ गए। और कॉलम चार्ट में जो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज थे उन कैटेगरीज की वो कैसे थे? वर्टिकली शो हो रहे थे, बट बार चार्ट में वो कैसे शो हो गए? हॉरिजॉन्टली शो हो गए, ठीक है। इन्हें स्लिपिंग लाइन फॉर्मेशन में वहाँ पे वो शो हो गए। ये हो गया बार चार्ट का। डिफरेंस उतना ही है, ये टेक्स्ट आप बाद में भी यूज़ कर सकते हो। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उसमें एक्स्ट्रा ऐड किया है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। नाउ थर्ड वन इज लाइन चार्ट। यहाँ तक हमारा कल के यस्टरडे जूम मीटिंग में हुआ था, याद है ना? लाइन चार्ट के हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए थे। अ लाइन चार्ट रिप्रेजेंट्स द चेंजिंग ट्रेंड्स इन द डेटा at equal intervals. These type of charts proved to be very useful when you need to depict the change of a value over a period of time. That is when the data trends are important. अब इसको एक्सप्लेन अगर करना हो, आप लाइन चार्ट कब यूज़ करना चाहोगे? लाइन चार्ट आपको तब यूज़ करना है जब आपको वैल्यूज़ कंपेयर करने हैं, शो करने हैं ऐसे समय, ऐसे पर्टिकुलर टाइम के लिए जो कि एक पर्टिकुलर टाइम से स्टार्ट होके एक पर्टिकुलर टाइम पे फिनिश होना चाहिए और उसके बाद में बराबर उतना ही टाइम लिमिट जो है, उतना ही टाइम लिमिट दूसरे टास्क के लिए भी उतने ही देर के लिए शो हो रहा है और उन दोनों टाइम्स में उसके बाद में भी कंटिन्यूसली वो चल ही रहा है, ठीक है, जा ही रहा है सामने। तो आपको कंपेयर करना है टाइम, एक टाइम से लेकर दूसरे टाइम तक आपका वर्क कहाँ तक हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। और वो वर्क जो है, सपोज़ मैंने एक चार्ट बनाना है, मुझे एक चार्ट बनाना है मेरे क्लासेस के ऊपर, ठीक है। मैं जो क्लासेस ले रहा हूँ, अभी सपोज़ हमारा क्लास हुआ कल जूम का, मैंने कुछ प्लान किया था, उस प्लानिंग के हिसाब से मैंने वो क्लास लिया जिसमें मुझे जो सिखाना था मैंने वो सिखाया। जिस क्लास में अगर मुझे कोई नेटवर्क एरर आता है या फिर अगर कोई बच्चे बदमाशी करते हैं या फिर बातें करते हैं ना, कुछ बच्चे करते हैं, तो उसके वजह से या फिर कभी कभी एक दूसरे के साथ में डिस्कशन में पॉइंट अगर हमारे क्रॉस हो गए तो हम लोग कभी कभी छोटी सी डिबेट भी करते हैं जिसमें फिर दादा के बोलने पे रुक भी जाते हैं। उतना तो भी अच्छी बात है कि रुक जाते हैं, बहस नहीं करते हैं, वैसा जो डिस्टर्बेंस है वो भी आता है। और मेन नेटवर्क का जो इशू है वो तो बाबा बस भगवान ही नहीं बचाए और वो नेटवर्क कंपनीज वाले बचाए हमें उस प्रॉब्लम से, क्योंकि दादा के हाथ में तो वो है नहीं, ना ही किसी बच्चे के हाथ में है। तो सपोज़ ये प्रॉब्लम्स आती है क्लासेस में, जिसमें मुझे मेरा जो क्लास हुआ है लास्ट वीक में, एवरी वीक में हमारा एक जूम क्लास होता है, राइट? तो उसमें मुझे मेरे क्लास को रेटिंग देनी है फ्रॉम 0 to 8। तो उस 0 to 10 के रेटिंग में मुझे मेरा क्लास, अभी जो ये यस्टरडे जो क्लास हुआ था उसे अगर मुझे रेटिंग देनी है, तो यस्टरडे क्लास में नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं हुआ था, सबको मेरी आवाज़ ठीक से क्लियर आ रही थी और सबकी आवाज़ मुझे भी ठीक से सुनाई दे रही थी, तो नेटवर्क एरर कैंसिल हो गया।
ठीक है, अच्छे से हुआ। किसी बच्चे ने कोई बदमाशी नहीं की, छोटी सी बहस हुई थी, वो भी कुछ डिस्कशन से रिलेटेड, तो वो भी सॉर्ट आउट हो गई थी बाद में, तो वो भी अच्छा खासा हुआ। और आई थिंक कल का जो टॉपिक हुआ था वो समझ में आया था, क्योंकि किसी ने कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछे मुझे और कोई मैसेजेस नहीं आए उससे रिलेटेड। सो आई थिंक वो भी ठीक से हुआ था। तो अगर मुझे रेटिंग देनी है फॉर माई यस्टरडेज जूम क्लास ऑफ 8th स्टैंडर्ड कंप्यूटर, सो आई विल गिव 8 आउट ऑफ 10। 2 मार्क्स कम देते हैं, आउट ऑफ भी नहीं देंगे, और जो बहस हुई थी थोड़ी सी उसके लिए 1 मार्क और कट कर देते हैं। सो 8 आउट ऑफ 10 अगर मैं देता हूँ, और नेक्स्ट वीक में अगर मेरी जूम क्लास होती है जिसमें नेटवर्क ठीक से नहीं चलता है वगैरह वगैरह प्रॉब्लम्स आती है, और अगर उससे रेटिंग मुझे देनी है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं उसे कर दूँगा 4 आउट ऑफ 10। तो सपोज ये रेड लाइन जो है, ये रेड लाइन है हमारी यस्टरडे की जूम क्लास की, और ये ब्लू लाइन जो है ये हमारी है जो उससे पहले भी हुआ था, जिसमें हमारा जो क्लास है वो ख़राब हो गया। आने वाला वीक नहीं लेंगे क्योंकि वो अभी तक हुआ ही नहीं है। सो यहाँ पे जो है हमारा यस्टरडे का वो काफ़ी ऊपर तक गया, यहाँ तक। आगे का मत कंसिडर करो, अभी सिर्फ यहाँ तक ही देखो। यहाँ से मस्त पैकी अच्छे से ऊपर गया, बट जो दूसरा क्लास था वो अच्छे से चल रहा था, बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया तो वो नीचे आ गया। अब इस वजह से क्या है, यहाँ पे मतलब हो क्या रहा है, एक इक्वल इंटरवल दिया हुआ है टाइम का। यहाँ पे इक्वल इंटरवल हमारे क्लासेस के लिए कौन सा आएगा, यहाँ पे दिया है 10 आवर्स, 20 आवर्स, 30 आवर्स, 40 आवर्स। वहाँ पे अगर हम मैं मेरे क्लास के लिए अगर डिसाइड करो तो मुझे यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन देनी होगी, पहले चार्ट बनाने से पहले मुझे इन्फॉर्मेशन देनी होगी वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5, है ना। और ये 10 आवर्स में पॉइंट्स दिए हुए हैं इंडिया पाकिस्तान के। तो यहाँ पे मुझे कौन से पॉइंट्स देने पड़ेंगे, मुझे यहाँ पे पॉइंट्स देने पड़ेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्योंकि मैं 10 आउट ऑफ मेरी मार्किंग्स देने वाला हूँ, रेटिंग्स देने वाला हूँ मेरे क्लास को। तो जब भी आपको इस तरह की कोई कंपैरिजन बतानी हो जिसमें इक्वल टाइम इंटरवल्स आपको लेने हो, जैसे एक वीक में भी 7 ही दिन रहेंगे, सेकेंड वीक में भी 7 डेज ही रहेंगे, थर्ड वीक में भी 7 डेज ही रहेंगे, मतलब क्या हो गया, इक्वल इंटरवल हो गया, जिसमें आपको कंपेयर करना है बाय यूजिंग अ लाइन। सिर्फ आपको वो चार्ट बताना है कि कितना ऊपर जा रहा है, कौन से वीक में ऊपर गया कितना, कौन से वीक में कितना नीचे आया, आपको बस उतना शो करना है। और वो भी पर्टिकुलर टाइम टू टाइम इंटरवल में वो चेंज हो रहा है, तो आपको लाइन चार्ट यूज़ करना है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला चार्ट में से एक टाइप है। यहाँ तक हमारा हुआ था कल इन अवर यस्टरडेज जूम क्लास। अब आगे वाले इसमें आते हैं एरिया चार्ट। जस्ट लाइक अ लाइन चार्ट, area chart is also used to emphasize the magnitude of change in data। ये भी क्या होता है, जो हमारे डेटा है जो चेंज हो रहा है टाइम टू टाइम पीरियड में, उसको उसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, उसका जो फ्लो है वो उस हिसाब से ही यहाँ पे शो होता है। लाइन चार्ट में क्या हो रहा था, वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम से स्टार्ट होके 10 आवर्स के बाद ये इंडिया पाकिस्तान का जो फ्लो है वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, कितने ऊपर गया कितने नीचे आया, और वहीं पे 10 आवर्स जो पहले 10 आवर्स है उसमें इंडिया का कैसे ऊपर गया कैसे नीचे आया वो शो हो रहा है। ये दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंटरसेक्शन हो रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। वहीं पे यहाँ पे डिफरेंस आएगा, यही चीज़ सेम शो होगी एरिया चार्ट में भी इन अ फॉर्म ऑफ दी लाइंस के जैसे ही, बट डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पे वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे अरेंज किए हुए हैं, यहाँ पे वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, बट फ्लो जो है वो आपको सेम दिखाई देगा, कहाँ पे ऊपर जा रहा है कहाँ पे नीचे आ रहा है, उतना क्लियर नहीं जितना लाइन चार्ट में दिखता है, बट स्टिल इट विल बी विजिबल, ठीक है। अब ये हुआ हमारा एरिया चार्ट, बट इन दीज each data series is plotted to show the relationship of that part to the whole। जैसे रोहन का यहाँ से लेके यहाँ तक, इंग्लिश से लेके FIT तक उसके स्कोर्स कैसे रहे, इंग्लिश में कैसा था तो वो उतने पॉइंट्स तक ऊपर रहेगा वहाँ तक, उसके बाद मैथ्स में अगर कम हो तो वो नीचे आएगा, फिर साइंस में ऊपर हो तो फिर से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ऐसे वो यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूसली शो करेगा और उतना पूरा फील्ड रहेगा वो एरिया उस कलर से। वैसे ही गौतम का रेड कलर में शो हुआ है, रोनित का येलो कलर में शो हुआ है, इस तरह से एरिया चार्ट रहेगा। इसके बाद हमारा आता है पाई चार्ट।
आई थिंक पाई नेम से सभी ये हो गए, सभी लोगों को पता होगा कुछ ना कुछ तो। पाई इज़ अ डिश, ठीक है, इट्स आई थिंक इट्स अ स्वीट डिश, आई डोंट रिमेंबर प्रॉपरली। सो यहाँ पे इसमें होता क्या है, इसमें इस चीज़ को खाया जाता है स्लाइस स्लाइस करके, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह से हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारा डेटा है, वो भी शो होगा इन अ फॉर्म ऑफ स्लाइसेस, ठीक है। रौनक, गौतम, रोनीत, प्रथम, अभिषेक, इन सभी की जो डेटा है वो कैसे शो हुआ है, इन अ फॉर्म ऑफ स्लाइसेस। अब ये जो चार्ट है ये हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैंने एक क्विज़ रखी है हमारे क्लास में, ठीक है, इसमें से मैंने ये 5 चिल्ड्रेन को क्विज़ के लिए प्रिपेयर किया है, मीन्स उन लोगों को क्विज़ के मैं क्वेश्चंस देने वाला हूँ। सभी बच्चों को 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से कुछ बच्चों को क्या करना होगा, कुछ बच्चों को वो 5 क्वेश्चंस के आंसर्स देने पड़ेंगे सभी को। बट अगर किसी को क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो जो भी बच्चा सबसे पहले ऊपर हाथ करेगा उसको मैं वो चांस दे दूंगा आंसर देने का, और अगर वो उसका राइट आंसर दे देता है तो उसके 5 पॉइंट्स में 1 पॉइंट और ऐड हो जाएगा, जिसके वजह से उसकी जो पॉइंट्स है वो अदर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा रहेंगे। तो यहीं पे हमारा फ्रैक्शंस बनेंगे। जैसे 5 चिल्ड्रेन है, 5 क्वेश्चन ईच को है, तो फ्रैक्शन कितने का हुआ, वो 25 का। 25 में से उस बच्चे को कितने मिल रहा है, उसका फ्रैक्शन कितना बनेगा, 5/25। अगर उस बच्चे ने 6 करेक्ट आंसर्स दिए है, एक दूसरे बच्चे का आंसर भी खुद ने दे दिया है, ठीक है, उसको नहीं आया इसलिए, तो उसका फ्रैक्शन कितने का बनेगा, 6/25 का, है ना। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर वॉल है, हमारा पाई है, जिसकी वैल्यू है 25। अब वो 25 में से किसको कितने पॉइंट्स मिले हैं, ऐसा अगर आपको कोई कंपैरिजन शो करना हो, जैसे कि कोई क्विज़, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा पाई चार्ट, ठीक है ना। इसके बाद में है XY या स्कैटर चार्ट। बट आई थिंक हमारे कितने हो गए, 5 पॉइंट्स हो गए हैं, 6, 7, 8 ही चार्ट्स के टाइप्स है, 3 चार्ट्स बचे हैं। सो वो बचे हुए 3 चार्ट्स हम नेक्स्ट हमारे क्लास में लेंगे। क्यों, बिकॉज वैसे ही 22 मिनट्स के आसपास हमारा एकेडमिक का क्लास हो चुका है, और ज़्यादा देर भी नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा कंटेंट भी अगर एक साथ ले लूँगा तो थोड़ी सी खिचड़ी हो सकती है, तो हमें खिचड़ी नहीं करनी है। और इसी के साथ में जो नेक्स्ट 3 चार्ट्स है, XY चार्ट्स और बाकी के चार्ट्स, तो उनके साथ ही मैं एक और पॉइंट ले लूँगा, जिसमें आपका आएगा चार्ट्स को यूज़ कैसे करना है, उसका भी 1 और 2 जो चार्ट्स है वो कैसे यूज़ करने हैं उसका भी वीडियो में उसी में ज्वाइन कर दूंगा। सो नेक्स्ट 3 चार्ट्स और उनको यूज़ कैसे करना है एक्सेल में, उसको मिला के एक नेक्स्ट वीडियो भी बन जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, अकॉर्डिंग टू CBSE सर्कुलर्स कुछ पॉइंट्स है, मीन सभी टीचर्स को सभी सब्जेक्ट्स में से कुछ पॉइंट्स जो कि इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं, वैसे पॉइंट्स कट करने के लिए एक सर्कुलर आया है, जिसकी वजह है ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें हम वो सारे पॉइंट्स नहीं क्लियर कर सकते, नहीं ले सकते, जिसके वजह से जो हम फेस टू फेस करवा सकते हैं, तो इसके वजह से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसे पॉइंट्स हमें कट करने हैं। सो वो कट हो जाने के बाद में आपका सिलेबस क्या रहेगा पूरे साल का, वो मैं आपको जल्द ही बता दूंगा डिस्कशन लोकेश दादा के साथ करके। और साथ ही साथ जो PA1 में हमारी एग्ज़ाम रहेगी अभी, तो वो PA1 का जो सिलेबस है, जो हमारे क्लासेस, जो हमारे सब्जेक्ट्स हमारे लेसन्स में हुए हैं, वो लेसन्स, और वो लेसन्स के बाद में अगर कोई लेसन चल रहा है, जैसे अभी हमारा ये पर्टिकुलर लेसन चल रहा है, और अगर ये ख़त्म नहीं हुआ और हमारी एग्ज़ाम्स आती है, तो अब हमें वो एग्ज़ाम में ये लेसन लेना है या नहीं लेना है, या फिर जहाँ तक हुआ है वहाँ तक के क्वेश्चंस मुझे अगर उसमें लेने हैं, तो हमारा PA1 का भी सिलेबस क्या रहेगा वो भी मैं आप सभी को बता दूंगा, ठीक है।
सो तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको जितने भी सारे मल्टीपल चॉइसेस है या फिर जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको लिखवा के दी है, लिखवाने को लिखने के लिए बोली है, वो सब आपको पीपीटीज वगैरह सब करेक्ट ठीक से रखने हैं। ठीक है, उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है, पढ़ लेना है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको वेरी शॉर्ट या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस नहीं है, आपको सिर्फ मल्टीपल चॉइसेस से है। तो मल्टीपल चॉइसेस में कौन से क्वेश्चंस रखने हैं वो पेपर पैटर्न में आपको एक डेमो टेस्ट के तौर पे बता दूंगा जल्द ही। उससे पहले मैं आपको बता दूंगा कि हमारे जो PA1 का सिलेबस है वो कौन सा है। ठीक है, तो आपको पढ़ाई करने के लिए भी उतना फ्री हो जाएगा। सो टिल दैट टाइम हरिओम, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। और ये ठीक से सुन लेना वीडियो, भगा भगा के नहीं सुनना है वरना समझ में नहीं आएगा। एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर फैमिली, एंड प्लीज़ बी अवेयर ऑफ़ योर सराउंडिंग्स। कहाँ पे कोई क्वारंटाइन हुआ है या फिर कहाँ पे जो एरियाज़ है वो सील वगैरह हुआ है, तो उसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, और पढ़ाई भी करनी है। सो हरिओम, थैंक यू, सी यू इन अवर नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।